बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 तक जो MCQs हैं कॉन्सेप्चुअल वो कर चुके हैं हर चैप्टर के मुतालिक। अब हमने चैप्टर 5 स्टार्ट करना है। नेम क्या है? पावर सीरीज़ एंड रिलेटेड थ्योरम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ़ एफ ऑफ ए प्लस एच इज़ इक्वल टू, ये एक सीरीज़ गिवन है, इज़ अ लॉरेंट सीरीज़ ऑफ एफ ऑफ जी, देन ए एन क्या होगा? देखें, आपके पास ना जो लॉरेंट सीरीज़ होती है उसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक एनालिटिक पार्ट होता है और एक प्रिंसिपल पार्ट होता है। एनालिटिक पार्ट उसको बोलते हैं जिसमें ना एच की पॉजिटिव पावर इंक्लूड हो, जिस तरह ए नॉट से लेके A1 एच अप टू सोन यहाँ तक ना एच की पावर n तक, ये हो गया हमारा एनालिटिक पार्ट प्लस। और यहाँ जहाँ पे एच नीचे चला गया डिनोमिनेटर में, एच नेगेटिव हो गई एच की पावर, वो सारा पार्ट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल पार्ट। एन बोलते हैं एनालिटिक पार्ट को, तो वो हम देख लेते हैं। ये इक्वल टू होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल अलोंग C1 एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए की पावर n+1 dz। और यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट है? 0 1 2 से अप टू सोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए की कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए नॉट से, मतलब A0 से, ठीक है। फिर A1 एंड हमारे पास यहाँ 0 ही पुट हुआ है ना, फिर ये सारा बने। इसी तरह प्रिंसिपल पार्ट जो Bn है वो किसके इक्वल है? 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल अलोंग C2 एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए की पावर कितनी है? -n+1, ठीक है। -n+1 dz इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा। ऐसे ही जब नीचे वाली चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे ना तो -n है तो क्या हो जाएगा? प्लस का n हो जाएगा। और ये +1 है नीचे, तो ऊपर n-1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना 1, तो dz। और यहाँ पे n 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो आपको पता है यहाँ पे टर्म हमारी B1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन में देख लें, हम an वो पूछ रहे हैं तो क्या है? ऑप्शन ए भी नहीं करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये -1 की पावर n+1 तो नहीं है इसमें। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये सेम एज इट हमें ये नज़र आ रहा है जो हमने अभी पढ़ा, तो बी ऑप्शन ही इसकी करेक्ट होगी। सी वाला भी नहीं हो सकता। देखें, सी आपके पास किसका हिस्सा है? ये Bn है। अगर आपसे पूछा होता ना Bn क्या होगा, फिर आप इसको टिक करते। तो यहाँ इंटीग्रल C1 के लॉन्ग है, यहाँ C2 के। इसका मतलब क्या है? देखें, हम अपने लॉरेंट सीरीज़ की जो एक्सपेंशन है वो एक एनुलर रीजन में करते हैं। एनुलर का मतलब है दो कंसेंट्रिक सर्कल के बीच वाला पोर्शन ना, बीच वाले पोर्शन में फंक्शन को अपने को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो पहला सर्कल होता है उसको C1 कर्व 1 कह दें, जो दूसरा होता है C2, ठीक है। बस इसका यही मतलब है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ़ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, ये आपके पास फंक्शन गिवन है, देन जी का मॉड <1 है। एफ ऑफ जी आपके पास एक सीरीज़ गिवन है, इज़ वो कह रहे हैं ये टेलर सीरीज़ है, लॉरेंट सीरीज़ है, पावर सीरीज़ है, बोथ ए एंड सी। देखें, हमारे पास जो सर्कुलर रीजन गिवन है ना वो क्या है? जी मॉड <1। अगर आप देखो, आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी थी, जी माइनस जी नॉट का जो मॉड है इक्वल टू आर होता है ना, ये आर रेडियस होता है, जी नॉट जो होता है वो सेंटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेंटर क्या है? 0 है, तो 0 सेंटर लेके, और रेडियस कितने? 1 है, तो 0 सेंटर लेके 1 रेडियस का अगर सर्कल में बनाऊँ तो ये बनेगा। अब यहाँ पे ना ये जो रीजन हमें गिवन है ये जी मॉड <1 है, इट्स मीन 1 रेडियस का तो हो गया सर्कल। हमने इस बाउंड्री पे नहीं देखना, इंटीरियर वाले सारे पॉइंट्स पे देखना है, ठीक है, कि वहाँ पे हमारा फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। अगर हमारा ये फंक्शन इंटीरियर सभी पॉइंट्स पे एनालिटिक हो गया तो फिर हम अपने फंक्शन को टेलर सीरीज़ और पावर सीरीज़ इन दोनों के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हम तभी पता चलेगा कि देखते हैं ये पॉइंट, इनके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। ये पॉइंट आ गया, ये इस पॉइंट का हमने ले लेना मॉड, तो जब मॉड लिया तो वो क्या आया? 1। तो देखें, हमने 1 पे तो देखना ही नहीं है, हमारा तो जो सर्कुलर रीजन है वो <1 है ना, 1 से अंदर अंदर सारा देखना है कि कहीं ये पॉइंट अंदर तो लाई नहीं कर रहा, तो 1 आ रहा है, इट्स मीन वो बाउंड्री पे लाई कर रहा है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ले लें, इसका ले लें मॉड, तो जब मॉड लिया तो 3 आया, 3 ग्रेटर है ना 1 से, तो इट्स मीन बाउंड्री के बाहर कहीं आउटसाइड लाई कर रहा है,
तो वो भी इंटीरियर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों पॉइंट से हमें मसला नहीं है, हमारा फंक्शन जो है ना इंटीरियर सभी पॉइंट्स पे एनालिटिक है। तो दैट मीन हम अपने फंक्शन को दोनों सीरीज़ के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी, बोथ ए एंड सी। और इसका हमने अभी देखा कि लॉरेंट सीरीज़ की एक्सपेंशन एक एनुलर रीजन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एवरी पावर सीरीज़ इनसाइड इट सर्कल ऑफ कन्वर्जेंट रिप्रेजेंट, के हर पावर सीरीज़ अपने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस में किसको रिप्रेजेंट करती है, नॉन एनालिटिक फंक्शन को, एनालिटिक फंक्शन को, कांस्टेंट फंक्शन को, तो नन ऑफ दीज। तो अभी हमने पढ़ा किसको रिप्रेजेंट करती है, एनालिटिक फंक्शन को। यहाँ पे आपने देखा ना कि जो पावर सीरीज़ है वो इंटीरियर के सभी पॉइंट पे क्या है, एनालिटिक को। अगर हर पावर सीरीज़ अपने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस में एनालिटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन इन अ पावर सीरीज इज। अब जो एनालिटिक फंक्शन की एक्सपेंशन है ना किसी भी पावर सीरीज़ में, वो यूनिक होती है हमेशा। आपने बात याद रखनी है। अगर आप दो फंक्शंस भी ले लेंगे ना और उनको आप पावर सीरीज़ के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगी, यूनिक आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ समीशन 3 + 4 आयोटा की पावर कितनी है, n, z की पावर n इज़ क्या होगी, 1/5। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताने, इसको आप रेशो टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हो, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू भी। ठीक है, क्या होगी, ऑप्शन ए 1/5, बी 5, 7 होगी या इन्फिनिटी। तो इसके लिए ना दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए। देखो क्या हमने लिया, r = 1/लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन का मॉड पावर में क्या है, 1/n। और दूसरा क्या है फॉर्मूला, r = लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/an+1। ये रेशो टेस्ट की टाइप का है ये। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर लो। इसको हम ना ये फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, हो इससे भी जाएगा लेकिन हम इससे देख लेते हैं। देखें हमारे पास ये बेसिकली क्या है, समेशन an/z की पावर n होती है ना। अगर इन जनरल अगर हम लें कोई फंक्शन तो अपने इस फंक्शन को इसके साथ कंपेयर किया तो यहाँ पे an क्या है, ये सारी चीज़, और z की पावर n एज इट इज़ ही है। तो an ले लिया हमने, ये फॉर्मूला लगाया, r = 1/लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब an यहाँ होना है ना पुट, तो an हमारे पास ये है तो इसको रख दिया और होल पावर कितनी आ गई, 1/n। n तो n से कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में यहाँ जाके ना। और उसके बाद अब देखो जब नीचे रहा ही नहीं कोई n की वैल्यू, n का नंबर, तो ये तो कांस्टेंट बन गई ना नीचे टर्म, तो लिमिट ख़त्म हो जाएगी। अब इसका मॉड जब हम ओपन करेंगे तो स्क्वायर रूट दोनों का रियल इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा, तो वो सारा सोल्व किया तो स्क्वायर रूट 25, जिसको हमने स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो 1/5। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आया, 1/5। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 1 + z+ z² / 2 फैक्टोरियल + z³ / 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन कन्वर्जेस टू। वो पूछ रहे हैं ये किसकी जो है ना वो सीरीज़ है। ठीक है, ये जो सीरीज़ आपको गिवन है किसको कन्वर्ज करिए है, e⁻g को, इसकी सीरीज़ है ये। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास सीरीज़ हो रहे हैं वो भी देख लें। sin z = होता है इस सीरीज़ के, इसको याद कैसे रखोगे, देखें z की आएंगी सारी ओड पावर्स और नीचे उनके आ जाएंगे फैक्टोरियल, z की पावर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और जो साइन है ना वो ऑपोजिट आएंगे, मतलब ऑल्टरनेट आएंगे, प्लस माइनस इस तरह से, = अगर आप इसको सम अप करके लिखेंगे ना, मतलब समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास आएगा कि = 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर k z की पावर 2k + 1/2k + 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये कॉमे के बाद ये जीम और लेस देन इन्फिनिटी का क्या मतलब है इसका अभी बताती हूँ मैं। नेक्स्ट देखें cos z की क्या सीरीज़ है, 1 - z²। इसमें ना सारी इवन पावर्स आ जाती हैं z की 0 होता है ना, 0, 2, 4, 6, 8, 0 का इवन ही कंसिडर कर लें, तो z की पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा ना, तो 1 और इसमें भी इसी तरह ऑल्टरनेट्स आ जाते हैं, = समीशन की फॉर्म में इसको ऐसे लिखा हुआ है, 2k + 1 की जगह पे क्या आ गया, 2k आ गया बस, और कुछ भी नहीं किया।
और ये जो -1 की पावर है ना, कि ये बस यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास सिंबल जो है ना अपोजिट आ रहे हैं। नेक्स्ट आ गई साइन हाइपरबोलिक जी की, सेम एज इट इज़ साइन जी की तरह ही है, बट डिफरेंस क्या है कि जो साइन है ना वो अब सारे प्लस में आ जाएंगे, बाकी सेम एज इट के ही है। और इज इक्वल टू, और यहाँ पे ना ये -1 की पावर के था ना, यहाँ तो इसलिए आ रहा था कि एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो यहाँ तो हैं ही सारे प्लस के, तो इसलिए वो ख़त्म हो गया और ये इसकी समेशन फॉर्म है। उसके बाद कोस हाइपरबोलिक जी की ये हो गई। अब देखो ये जो सारे हमने देखे हैं ना, ई की पावर जी भी, साइन जी, कोस जी, हाइपरबोलिक में दोनों फंक्शन, ये सारे के सारे क्या हैं, एंटायर फंक्शन है। और जो एंटायर फंक्शंस होते हैं ना, उनकी जो सीरीज़ होती है, उनका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अब हमें देखो ई की पावर जी ये गिवन है, ये यहाँ से याद रख लो। अगर ई की पावर जी को, इसको अगर आप समीशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या है, n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी z की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है, और इसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ साइन हाइपरबोलिक जी। यस वी नो कि ये तो है एंटायर फंक्शन, अभी हमने देखा। तो जो एंटायर होते हैं वो ऑल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक होते हैं, सो इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इन्फिनिटी, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। फॉर एवरी पावर सीरीज, हर पावर सीरीज के लिए देयर एग्जिस्ट अ नंबर r सच डैट कि वो इन दोनों के दरमियान होगा, सो डैट द सीरीज़ कन्वर्जेज एब्सोल्यूट। तो फिर कह रहे हैं कि जो हमारी सीरीज़ है ना, हर जो जी मॉड होगा जो कि r से लेस होगा, ठीक है, जो हम नंबर ले रहे हैं ना r, उससे जितने भी जी मॉड लेस होंगे उन सब के लिए जो सीरीज़ है एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। तो ये क्या है, किसकी स्टेटमेंट है, एबल्स थ्योरम की है, कॉशी हेडमर थ्योरम की है, लॉरेंट थ्योरम की है। अब देखो हमने पढ़ा कि जो लॉरेंट थ्योरम होता है उसमें तो हम अपनी सीरीज़ का एक्सपेंशन देखते हैं ना, कि उसको हम एक्सपेंड करते हैं अपने एनुलर रीजन में। ठीक है, एबल्स थ्योरम में क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं और उस पर अगर हमारी जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज हो जाती है तो उस पॉइंट को लेके उतने रेडियस का सर्कल बनाते हैं, तो फिर उस सर्कल के इंटीरियर के सभी पॉइंट पे ना हमारा फंक्शन जो है वो उसको एक्सपेंड करते हैं, वो एनालिटिक होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो हमें किसी भी सीरीज़ के एक्सपेंशन बताती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो कॉशी हेडमर थ्योरम की है। इसका मतलब है जो हमारे पास रीजन है ना उससे लेस देन है पॉइंट, तो जब भी इंटीरियर पे जो पॉइंट्स होंगे ना, जी मोड अगर लेस होगा आर से, तो वो जो है ना वो ऑलवेज कन्वर्ज करेगा। और अगर इधर इस बाउंड्री पे आ जाता है ना, अगर जी मॉड इक्वल टू आर हो जाता तो फिर मतलब इसकी बाउंड्री पे फिर कोई पॉइंट लाई करना था, तो फिर वो ना ही कन्वर्ज कर सकता था ना डाइवर्ज। तो हम कहते हैं मे कन्वर्जेज और मे कन्वर्ज और मे डाइवर्ज। ठीक है, या तो वो कन्वर्ज कर सकते हैं या डाइवर्ज। अगर बाहर कहीं लाई करता, अगर मैं कहती जी मॉड ग्रेटर देन है आर से, ठीक है, अगर आर से, तो फिर इस सर्कल बाउंड्री से बाहर कहीं चला जाता ना, बाहर लाई करता वो पॉइंट इस रीजन से हमारे, तो फिर वो डाइवर्जेंट होना था, डाइवर्ज करना था। तो इसमें क्या है कि सीरीज़ कन्वर्ज करे एब्सोल्युटली कन्वर्ज तभी करेगी तब रीजन के अंदर के सभी पॉइंट्स आएंगे ना, उन पे फंक्शन एनालिटिक होगा। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9, द पावर सीरीज समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ये पावर सीरीज़ गिवन है, में कन्वर्जेज और डाइवर्ज। हाँ जी, ये पावर सीरीज़ कहाँ पे कन्वर्ज कर सकती है या डाइवर्ज कर सकती है, हमें कोई कंफर्म बात बतानी है। ठीक है, कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी। तो ये अभी हमने देखा कि जब जी मॉड इक्वल टू आर होगा तो फिर उसका है कि वो कन्वर्ज भी कर जाए, डाइवर्ज भी कर जाए। इस केस में जब लेस देन आर होगा तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, और जब ग्रेटर देन आर होगा तो फिर डाइवर्ज करेगी ना हमारी सीरीज़। तो ये भी देखा। नेक्स्ट है 10, द सीरीज समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। आपके पास सीरीज़ की 1 है, टर्म्स है 1/5n फैक्टोरियल प्लस 2/5n फैक्टोरियल इज़ क्या होगा, डाइवर्जेंट होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट किसे बोलते हैं, देखें
ये जो सीरीज़ है ना, अगर मैं इसकी टर्म्स की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूँ और उनसे जो सीरीज़ बने वो अगर कन्वर्जेंट हो तो मैं कहूँगी कि जो सीरीज़ है ना ओवरऑल ये क्या है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। कंडीशनली कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, अगर मैं टर्म्स ले लूँ, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूँ और उनसे जो सीरीज़ बने अगर वो डाइवर्जेंट हो जाए। समझ रहे हैं ना बात, सीरीज़ तो इटसेल्फ कन्वर्जेंट रहे लेकिन इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उनसे जो सीरीज़ बनाऊँ अगर वो डाइवर्जेंट हो जाए, फिर हम कहेंगे कि हमारी सीरीज़ क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। और अगर ना ही एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट हो ना कंडीशनली कन्वर्जेंट, देन हम कहेंगे कि वो डाइवर्जेंट है। तो इसको चेक कर लेते हैं। आपके पास समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी जेड एन इज इक्वल टू ये है, जेड एन हमारे पास ये बेसिकली फंक्शन होता है ना जेड एन अंदर, इसका एलसीएम लिया तो ये चीज़ आ गई। अब हमने इसको रेशियो टेस्ट से देख लेते हैं। जेड एन प्लस 1 की ये वैल्यू थी ऊपर रखी ओवर जेड एन की ये वाली टर्म थी ऊपर वैल्यू 1 प्लस 2 आयोटा और 5 एन फैक्टोरियल, तो वो लिखी। नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर चला जाएगा ना, तो हमारे पास ये कटिंग हो गई, 5 से कैंसिल, ये चीज़ इससे, और एन फैक्टोरियल ओवर एन प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो इसको हमने थोड़ा सा एक्सपेंड किया ऊपर वाले के साथ कट करने के लिए। तो वो जब हमारा काम हो गया तो n प्लस 1, अब n क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, तो इस पर लिमिट अप्लाई कर लो। तो 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी होगा, और 1 ओवर इन्फिनिटी मतलब ये सारी चीज़ किसको अप्रोच करेगी, ज़ीरो को। तो हमारे पास आंसर आया 0, जो कि क्या है, लेस देन 1। तो इट्स मीन ये जो हमारी सीरीज़ है वो क्या कर रही है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। तो आई होप आपने 10 MCQs हमने जो किए अंडरस्टैंड किए होंगे। अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूजन आती है या मैंने कोई गलती की होती है तो ज़रूर मुझे भी इन्फॉर्म किया करें, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में बनाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।